बच्चा पैदा होने वाला होता है, ज्योतिषी बोलते हैं कि अगर बच्चा 3 घंटा बाद पैदा होगा तो अपने वक़्त का बादशाह बनेगा और इसकी हुकूमत 50 साल तक चलेगी। सतीश चंद्र मेडिकल हिस्ट्री में लिखता है कि ऐसा हुआ कि उसकी माँ को उल्टा टाँग दिया गया ताकि बच्चा 3 घंटा बाद पैदा हो। बच्चा 3 घंटा बाद तो पैदा होता है लेकिन उसकी माँ अफ़सोस। फिर बख्तियार खिलजी इस पिक्चर में आता है और शम्स तबरेज़ी का चमत्कार। क्या वो बच्चा बच पाता है? क्या उस बच्चे को हुकूमत 70 साल चलती है? क्या उसकी माँ सर्वाइव कर पाती है? और बख्तियार खिलजी का इसमें क्या रोल है? आज के एपिसोड में हम डिटेल में जानेंगे। मत्स्यगरात होती है, बंगाल के एक सरदार के घर में ये बच्चा पैदा होने वाला होता है। ज्योतिषी बोलते हैं कि अगर बच्चा 3 घंटा बाद पैदा होगा तो बादशाह बनेगा। माँ सुनती है कि मेरा बेटा अगर 3 घंटा बाद पैदा होगा तो बादशाह बनेगा, तो कहती है ज्योतिषी से जो करना है करो। ज्योतिषियों में से सरदार उनका हुक्म देता है कि माँ को उल्टा टाँग दी जाए। माँ को उल्टा टाँग दिया जाता है और बच्चा 3 घंटा बाद पैदा होता है, लेकिन अफ़सोस उसकी माँ की इंतकाल हो चुकी होती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी जान की सैक्रिफाइस कर सकती है। बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, बंगाल में ये अफ़वाह फैलने लगता है कि हमारा बादशाह पैदा हो चुका है, इस दुनिया में आ चुका है। हमारे बादशाह को भगवान ने भेजा है जो हमारे सामने है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये लड़का बढ़ता होता गया, अफ़वाहें ज़ोर पे पकड़ने लगी, ये बंगाल में फ़ेमस होने लगा। एक वक़्त ऐसा भी आता है कि ये लड़का बड़ा होकर के बंगाल का बादशाह बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह ज्योतिषी ने कहा होता है, बिल्कुल ड्रामेटिक अंदाज़ में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब ये लड़का बादशाह बन कर के हुकूमत करते-करते जब इसकी हुकूमत के 50 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तब बंगाल में फिर से अफ़वाहें फैलने लगती है। क्योंकि ज्योतिषी ने कहा होता है कि इस लड़के की हुकूमत सिर्फ़ 50 साल चलेगी। बंगाल में अफ़वाह पीक पर पहुँच जाता है और लोग कहने लगते हैं कि इसको हुकूमत का 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब लक्ष्मण सेन की हुकूमत जाएगी। किसी दुश्मन की अटैक होगा और बंगाल पे किसी और की कब्ज़ा हो जाएगा, लक्ष्मण सेन की हुकूमत गिर जाएगी। इस अफ़वाह में फैलाने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ था। बंगाल के कोने-कोने में ब्राह्मण ये अफ़वाह फैला रहे थे कि राजा लक्ष्मण सेन की हुकूमत चली जाएगी। क्योंकि ब्राह्मणों को इनसे प्रॉब्लम थी, ये ब्राह्मणों को परेशान करते थे, ब्राह्मण्स को इज़्ज़त नहीं करते थे। तो ब्राह्मणों ने ये इस तरह की अफ़वाहें फैलानी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ बख्तियार खिलजी अपने 18 साथियों के साथ इंडिया की तरफ रुख कर चुका होता है। तबकात नासिरी रिटन बाय मिनहाजुस सिराज अपने किताब में लिखते हैं, ये उस टाइम के हिस्टोरियन है जबकि ये बातें हो रही हैं। बख्तियार खिलजी ताजिकिस्तान से चलकर इंडिया का रुख कर चुका होता है। अपने 18 साथियों के साथ जब इंडिया में एंटर करता है तो एक सूफी से उन्हें मुलाकात होती है। सूफी काफ़ी भूखा होता है, प्यासा होता है, तो बख्तियार खिलजी को उस पर रहम आ जाता है। वो सूफी को खाना ऑफर करता है, सूफी खाना खाता है, पानी पीता है और बख्तियार खिलजी को दुआ देता है और कहता है कि जाओ बंगाल की तरफ जाओ, वहाँ का तख्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बख्तियार खिलजी खुश हो जाता है और दुआ लेता है, अदब से पूछता है कि आप हुज़ूर अपना नाम बताइए। तो सूफी कहता है कि मेरा नाम शम्स तबरेज़ी है। शम्स तबरेज़ी का नाम सुनकर बख्तियार खिलजी अदब से सर झुका लेता है, उसके साथी भी सर झुका लेते हैं, दुआ लेते हैं और अपने घोड़ा बंगाल की तरफ दौड़ा देते हैं। इधर बंगाल में अफवाह पीक पर थी कि लक्ष्मण सेन का हुकूमत अब जाएगी, तब जाएगी, अब दुश्मन का अटैक होगा, तब दुश्मन का अटैक होगा। लक्ष्मण सेन भी इस अफवाह से परेशान होकर बॉर्डर पे चप्पे-चप्पे पे जासूस फैला चुका था। अपने 50,000 फौज अपने महल के पास बैठाया था और 2 लाख के आसपास फौज बंगाल के सारे बॉर्डर पे बिछा रखे थे कि किसी भी तरह का दुश्मन की अटैक होता है या कोई भी बड़ी फौज आती है तो हमारी फौज उन्हें रोकेगी बॉर्डर के बाहर। अगर महल के पास भी आते हैं तब महल के स्टैंड बाई पे जो फौज है उस दुश्मन से लड़ाई करेगी। इधर बख्तियार खिलजी अपने 18 साथियों के साथ बंगाल में एंटर कर चुका होता है। व्यापारी के भेष में महल के पास जाता है और महल के दरबारियों से कहता है कि हमें बादशाह से मिलना है। बादशाह के फौजियों ने समझा कि ये व्यापारी हैं तो इन्हें जाने दिया। जैसे ही ये महल के अंदर एंटर किए तो खून खराबे मचा दी, मार काट मचाना शुरू कर दिया। इधर बादशाह को पता चला कि दुश्मन की फौज
महल में एंटर कर चुकी है। तो राजा लक्ष्मण सेन कुछ सोचता समझता, उसे लगा कि दुश्मन की एंट्री हो चुकी है। उसे लगा कि अभी मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, इतनी बड़ी फौज हमने लगा रखा है महल के पास और बाहर भी, दुश्मन कैसे अंदर घुस आए, हमें कैसे कुछ नहीं पता चला। उसे लगा कि हो सकता है ऊपर वाले ने फौज ऊपरी शक्ति से भेज दिया है। ऑलरेडी उसके दिमाग में अफवाह को जैसे केमिकल बसा हुआ था कि हमारा हुकूमत जाएगा, डर के मारे उसने महल छोड़कर लापता हो गया। उसने सोचा कि जान बचा रहेगा तो जान बचा रहेगा, जान बची रहेगा तो हुकूमत भी बची रहेगी। वो बंगाल छोड़कर निकल पड़ा। इधर फौजी महल के पास पड़े 50,000 फौजियों का कमांडर को जब पता चलता है कि महल पर दुश्मन का कब्जा हो गया, तो वो सोचता है कि ये कब हुआ। फिर कहता है कि हमारा बादशाह तो बहुत बड़ा डरपोक निकला, हमारे महल के आसपास तो कोई दुश्मन आया नहीं, उसे कैसे लगा कि महल पे हमला हो गया और दुश्मन का कब्जा हो गया, चलो चल के देखते हैं। कमांडर बहुत बड़े फौज के टुकड़े लेकर महल में घुसता है तो दिखता है कि बख्तियार खिलजी राजा के तख्त पर बैठा हुआ है और बड़ी बात है कि उसके साथ सिर्फ 18 लोग हैं। लक्ष्मण सेन के सेनापति आगे बढ़ता है तलवार के साथ, सोचता है कि इसकी गर्दन उतार। इधर बख्तियार खिलजी बहुत चालाकी से महल के अंदर के सबसे बड़े ब्राह्मण को अपने साथ मिला लिया था, उसे सोने से तौल दिया था, कहा था कि आने वाले सेनापति को आपने बचाने हैं, मुझे उससे बचाना है और उसको जो इनाम चाहिए वो मिलेगा। सेनापति तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। बख्तियार खिलजी का गर्दन उतारने वाला होता है कि पंडित आवाज देता है कि सेनापति अर्जुन राजपूत ठहर जाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ इसलिए हो जाएगा कि जो ये तख्त पर बैठा है इसे कोई और नहीं, ईश्वर ने हमारे लिए चुना है। ईश्वर ने चुना है कि ये बंगाल का बादशाह बनेगा। और ज्योतिषियों ने भी पहले बता दी थी कि हमारे राजा 70 साल बाद चेंज हो जाएंगे। चूंकि ये बात महल का सबसे बड़ा पंडित कह रहा था, इसलिए सेनापति ठहर गया और सर झुका ली और बख्तियार खिलजी के अंडर में आ गया। इस तरह बख्तियार खिलजी बंगाल का बादशाह बनकर बैठा। उस जमाने में बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सारे राज्य आते थे। इस तरह बख्तियार खिलजी यानी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड का बादशाह बन बैठा। कहा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने ही दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को चलाया था। अगर उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं चलाया होता तो दुनिया का नक्शा कुछ और होता, भारत का मकाम दुनिया में कुछ और ही होता। शायद आज भारत विश्व को लीड कर रहा होता, विश्व गुरु होता। बिहार सरकार की एनसीईआरटी की किताब 6 क्लास की कहती है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं चलाया था। यह थ्योरी गलत है। मैं अगले एपिसोड में डिटेल में आऊंगा कि क्या वाकई बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था या नहीं। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।